हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज है 31 मई। ठीक है, आज 31 मई से संबंधित जो भी करंट अफेयर है यहाँ पे देखेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में। ओके, यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो मैं डालता हूँ रोज़। ठीक है, और आपको मैं ज्योग्राफी का भी एक सीरीज चला रहा हूँ। वहाँ पे मैं जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न है और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको मैं लोकेशन के साथ दिखाता हूँ, मैप के साथ दिखाता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि मैप के साथ आपको पढ़ाना, जिससे कि आपको क्लियर होता जाए। और करंट अफेयर भी मैं ज़्यादातर मैप के साथ ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, 31 मई की क्लास। ठीक है, डेली करंट अफेयर के संबंधित जो भी न्यूज़ होगी उसको मैं बताऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, ठीक है, कंटेंट अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं पहला प्रश्न शुरू करने से पहले एक प्रश्न मैं आपको पूछूंगा। ठीक है, इसका उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2023 के यूपी पीसीएस एग्जाम में। ये प्रश्न था, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ये आपको बताना था। ठीक है, तो आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं इसका सही जवाब लास्ट में दे दूंगा वीडियो के अंत में। ठीक है, तो चलिए तब तक आप इसको सोचते रहिएगा, और अगर जवाब पता हो तो पहले ही आप जवाब दे सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न, टेली लॉ कार्यक्रम के तहत अभी हाल ही में 40 लाख लाभार्थी प्री लिटिगेशन सलाह से सशक्त हुए हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो टेली लॉ कार्यक्रम है उसका लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है। क्या इसका लक्ष्य सबके लिए एक समान कानून की व्यवस्था करना है? नहीं। ऑनलाइन माध्यम से कानूनी डिग्री प्राप्त कराना है? ये भी नहीं है। टेली कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है? तो ये भी नहीं है। तो इसका सही जवाब है मुकदमा से पहले। ठीक है, जब आप किसी के ऊपर केस करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले कानूनी सलाह से जो वंचित लोग हैं उनको कानूनी परामर्श देना टेली लॉ कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसके तहत अभी हाल ही में 40 लाख जो लाभार्थी हैं लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो वंचित वर्ग हैं, यानी कि कहने का मतलब जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, मतलब एक तरह से गरीब हैं और वो मुख्य धारा से दूर हैं। ठीक है, जो समाज का मुख्य धारा उससे वो कहीं दूर है, वंचित है, तो उनके लिए एक निःशुल्क कार्यक्रम स्टार्ट किया गया जिसका नाम है टेली लॉ कार्यक्रम। और इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, और अभी जाके 40 लाख तक लाभान्वित जो लाभार्थी हैं, इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को कानूनी परामर्श देना हमारे संविधान में भी दिया लिखा गया है कि जो लोग हैं उनकी पहुंच कानून तक हो, न्याय तक हो। ठीक है, तो ये भारत सरकार के जो न्याय विभाग है उसके तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, टेली लॉ कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत होती हैं उनके लेवल पे एक CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, और वो कॉमन सर्विस सेंटर पे, ठीक है, देखिए मैं इसका प्रोसेस समझा दे रहा हूँ पूरा क्या होगा। अगर किसी नागरिक को ज़रूरत है कि वो कानूनी सहायता ले, ठीक है, फ्री में ले, लीगल एडवाइस फ्री में ले, तो क्या करेगा, वो जाएगा CSC सेंटर, जो कॉमन सर्विस सेंटर होगा ग्राम पंचायत में, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएगा। ठीक है, और उसको एक डेट दे दी जाएगी कि इतने तारीख को इतने बजे आप आइए, आपकी मीटिंग हो जाएगी, यानी कि मैं आपको लॉयर से बात करा दूंगा ऑनलाइन या फिर टेलीफोन पे। ठीक है, वीडियो कॉलिंग या टेलीफोन पे बात करा दूंगा। ठीक है, फिर वो व्यक्ति जाएगा वहाँ पे सलाह लेगा। ठीक है, और उसके बाद जो अगर उसको लगेगा कि केस क्लोज करना है तो वो केस क्लोज कर देगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि इस केस में क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, उसकी कानूनी गतिविधियाँ क्या होंगी। लोग ऐसे केस करते जाते हैं और केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यही टेली लॉ कार्यक्रम का, कि लोगों को डोर स्टेप, कहने का मतलब घर के पास, यानी घर पे उनको कानूनी सुविधा मुहैया कराया जाए। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य, अभी इसके 40 लाख का वो लाभार्थी हो चुके थे, तो इसलिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह किस देश के राष्ट्रपति बोला तिनुबू के शपथ समारोह में शामिल हुए हैं? ठीक है, तो क्या वो चाड है, मिस्र है, मोरक्को है या नाइजीरिया है? तो इसका सही जवाब है नाइजीरिया। अभी जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, वो अभी 3 दिवसीय यात्रा पे अफ्रीका गए हैं। ठीक है, अफ्रीका गए हैं, तो वहाँ पे इन्होंने नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बोला तिनुबू, उनकी शपथ समारोह भी चल रहा था, तो उसमें भी ये भाग लिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? बोला तिनुबू। ठीक है, बोला तिनुबू। तो अगर मैप में नाइजीरिया की बात करें तो ये विश्व का मैप यानी ग्लोब है, ये अपना सुंदर भारत है। इसके हम साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, और इसको मैं जूम अगर करता हूँ तो ये अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे दिखेगा नाइजीरिया आपको। ठीक है, तो नाइजीरिया है, और ये आपको देखिए चार्ट यहाँ दिखेगा,
तो चार्ट यहाँ है। अगर मैं नाइजीरिया की बात करूँ तो इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर से लगती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, नाइजीरिया की बाउंड्री अटलांटिक महासागर से लगती है और इसकी लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो आगे चलें। अगला न्यूज है आपका कि 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। 30 मई को क्या उत्तर प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, गोवा का या मणिपुर का? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी गोवा का 30 मई को राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। और गोवा का लोकेशन दिखा दूँ तो ये देखिए, यहाँ पे दिखेगा आपको गोवा, और यहाँ है महाराष्ट्र, इसके नॉर्थ में, और इसके साउथ में दिखेगा कर्नाटक, और गोवा की बाउंड्री इधर अरेबियन सी से भी लगती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी मैं बता दूं कि अगर जैसे देखिए गोवा जो है, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो भारत क्या किया, अर्ज किया, मतलब अर्ज नहीं कह सकते, एक तरह से प्रशासनिक तौर पे जो पुर्तगाली थे गोवा में, ठीक है, पुर्तगालियों का ही शासन था वहाँ पे गोवा में, तो गोवा में जो पुर्तगाली थे उनसे प्रशासनिक तौर पे ये निवेदन किया कि आप लोग यहाँ से छोड़ के चले जाइए, अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है। तो उन्होंने इस बात को सुना नहीं, तो भारत ने क्या किया कि 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया, ठीक है। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों ने मिल के वहाँ पे जाके धावा बोला, ठीक है, गोवा पे। तो वहाँ से पुर्तगालियों को भगाया, मार के वहाँ से उनको भगा दिया, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन विजय है वो 19 दिसंबर 1961 को चलाया गया था, यानी गोवा को वहाँ से मुक्त कराया गया था। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 30 मई 1987 को गोवा का पार्टीशन किया गया, 30 मई 1987 को, जिसके तहत गोवा एक पूर्ण राज्य बनाया गया और इसमें से दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश को अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 30 मई को गोवा की पूर्ण रूप से स्थापना होती है, तो इसलिए 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी हैं इस समय में, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, तो 1498 में पुर्तगाली यानी यूरोपी जो है सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए और सबसे अंत में वो गए, पहले आए और सबसे अंत में गए, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शटलर ने, शटलर उसे कहा जाता है जो बैडमिंटन प्लेयर होता है, ठीक है, हाल ही में किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है, ये आपको बताना है, ठीक है। मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब, तो ये उनकी तस्वीर है, अगर आप इनको पहचान सके तो पहचान लीजिए, नहीं तो मैं आपका आंसर दे रहा हूँ। इनका सही जवाब है एच.एस. प्रणय, इनका नाम है एच.एस. प्रणय, ठीक है। इन्होंने मेंस सिंगल कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, और ऐसा इस मामले में इन्होंने इतिहास ही रच दिया है, समझ लीजिए। मेंस सिंगल कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है, और ये चीन के खिलाड़ी को हराए हैं, ठीक है, चीन के खिलाड़ी को हरा के ये मलेशिया मास्टर्स खिताब 2023 का को ये जीत लिया है, ठीक है। और मलेशिया की बात करें तो ये विश्व का मैप अपना सुंदर भारत, इधर साउथ वेस्ट ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इधर दिखेगा आपको मलेशिया। इसको अगर मैं जूम करता हूँ, देखिए ये है मलेशिया का पार्ट, ओके। यहाँ पे इसकी राजधानी है कुआलालंपुर जिसे हम कहते हैं, और यहीं पे ये आयोजित किया गया था, ठीक है। जो गेम अभी खेल हुआ है वो यहीं पे आयोजित हुआ था कुआलालंपुर में। आगे चलें तो आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, ये आपको बताना है। आईफा फुल फॉर्म क्या होता है, आईफा का आई से होता है इंटरनेशनल, फिर एक और आई है तो इससे होता है इंडियन, एफ यानी फिल्म, ए से एकेडमी, ठीक है, ये है आईफा, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी इसका फुल फॉर्म होता है। और 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये इसका सही जवाब है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन को इनकी जो मूवी आई थी विक्रम वेदा, उसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और ये 23वां आईफा अवार्ड सेरेमनी जो हो रहा है वो अबू धाबी में हो रहा है, ठीक है, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो है उसके अबू धाबी में ये 23वां अवार्ड शो का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इससे संबंधित कुछ और बात मैं बता देता हूँ। अगर पूछे, ये तो बेस्ट एक्टर हो गए ऋतिक रोशन, ठीक है। अगर पूछे कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है आलिया भट्ट को, ओके। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अगर पूछे तो मौनी राय को मिला है, ब्रह्मास्त्र मूवी में इन्होंने काम किया था, मौनी राय को। और बेस्ट मूवी अगर पूछे तो दृश्यम 2 को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर अगर आपसे पूछता है तो आर माधवन, ये आर माधवन इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, किस मूवी के लिए, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए। ये मूवी आई थी जो नंबी साहब थे, ठीक है, उनके जो भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे थे उस पर ये मूवी आई थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी। उसमें आर माधवन ने ही उनका रोल किया है और उस मूवी को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, ठीक है। आगे चलें तो अगर मैं अबू धाबी की लोकेशन की बात करूं तो ये देखिए अपना सुंदर भारत यहाँ पे दिखेगा, ये अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए आप जाएंगे ओमान होते हुए यहाँ पे दिखेगा आपको अबू धाबी, ओके। और अबू धाबी
यानी कि इसे हम बोलते हैं यूएई। यूएई की जो राजधानी वो है अबू धाबी, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन है। इधर पर्शियन गल्फ दिखेगा, इधर लाल सागर दिखेगा आपको। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है, के पद पर किसकी नियुक्ति की गई ये आपको बताना है। तो क्या प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, या अंजनी कुमार पटियाली हैं, राजीव कुमार सक्सेना है, या अंकिता पांडे हैं। तो इसका सही जवाब है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और इनको ओथ यानी शपथ दिला रही हैं हमारी माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो राष्ट्रपति हैं हमारी, ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। अगर मैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में बात करूं तो उसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अगर कहे केंद्रीय सतर्कता आयोग तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। कमीशन और कमिश्नर, कमीशन होता है उस पर जो नियुक्ति होती है उसकी, उसको कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसी भी मंत्रालय के या विभाग के अधीन नहीं आता, ये एक स्वतंत्र निकाय है और ये सिर्फ संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है या फिर सांविधिक हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उसको दक्ष बनाए रखना, अच्छे से वो कार्य करेगा कि नहीं कर रहा है, जो उसके कर्मचारी हैं उनको भी दक्ष बनाए रखना इसका काम है, ठीक है। तो दक्षता कैसे बनाई जाएगी, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करके। तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार से संबंधित समिति है, ठीक है। तो इसका काम है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, ओके। और इसकी स्थापना फरवरी 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पे की गई थी, और 2003 में इसे सांविधिक दर्जा भी दिया गया था सीवीसी को, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो क्या 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नीलमणि फुकन जी थे। ये एक असमिया कवि हैं, असम के, असम लैंग्वेज में लिखते हैं, असमिया लैंग्वेज में। तो ये सही है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। क्या 57वां यानी कि 57th नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, क्या कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को मिला है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये गोवा के हैं दामोदर मौजो, और ये कोंकणी लेखक है, ठीक है। कोंकण लैंग्वेज में ये लिखते हैं। ये पुरस्कार क्या 22 भाषाओं में किसी एक को दिया जाता है। तो ये भी सही है, जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है उसमें से किसी एक भाषा के संबंध में इसको दिया जाता है, ठीक है। 56 नंबर का असम भाषा के लिए, असमिया लैंग्वेज के लिए दिया गया था, और 57th वाला ये कोंकणी लैंग्वेज के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका कथन कूट जो ए सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, 1 2 3 तीनों इसका सही जवाब है। और ये हैं दामोदर मौजो जी, जो 2023 में इनको 57th नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये गोवा से रिलेटेड है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और इस पुरस्कार में जो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है उनमें से किसी एक को दिया जाता है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में पहले 14 मूल भाषाएं थी, 14, उसके बाद 8 और जोड़ा गया, ओके। और कोंकणी की हम बात करें तो 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी को जोड़ा गया, इसके साथ मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। अब इसको याद रख सकते हैं, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नमक, ठीक है, नमक के तौर पर याद रख सकते हैं, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन भाषाओं को जोड़ा गया था। और कोंकणी के लिए 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजो जी को। आगे चले तो नासा को हाल ही में किस ग्रह पर एक बड़ी नदी होने का संकेत मिला है, ठीक है। एक बड़ी नदी होने का संकेत मिला है, तो ये बहुत ही पहले से रिसर्च चल रहा था, अभी इस पर और डेवलपमेंट हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या मंगल, बृहस्पति, शुक्र या अरुण। तो सही जवाब है मंगल। मंगल ग्रह पर अभी बड़ी नदी होने का अवशेष प्राप्त हुआ है नासा को, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले सूर्य के करीब मिलेगा आपको मरकरी, उसके बाद मिलेगा वीनस, यानी कि पहले मिलेगा बुध, फिर उसके बाद मिलेगा शुक्र, फिर मिलेगी पृथ्वी, फिर जाके कहीं मिलता है ये मार्स यानी कि मंगल, उसके बाद है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो ये अपना सोलर सिस्टम है, ठीक है। सबसे लास्ट में नेपच्यून दिखेगा आपको, और सबसे पहले यानी सबसे करीब जो सूर्य के है वो है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, और सबसे लास्ट में आपको नेपच्यून दिखेगा। आगे चलें। तो अगर मैं नासा के फुल फॉर्म की बात करूं तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये यूएसए की एक एजेंसी है, ठीक है। तो ये रहा आज का प्रश्न, और जो मैं अभी आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो क्या ये इसरो और नासा है, या फिर नासा और ईएसए है, या इसरो या ईएसए है, या रोस्कॉस्मोस या सीएनएस है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसरो और नासा। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर निसार उपग्रह को बनाया है और इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, 2024 तक। तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी प्री 2023 में। इसरो आपकी यूएसए बेस्ड स्पेस एजेंसी है। ईएसए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है। रोसकॉस्मोस आपको रसिया का मिलेगा, रूस की स्पेस एजेंसी है। और जो CNSA है ये चीन की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो निसार के बारे में और थोड़ा सा बात कर ले यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए निसार का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, यहाँ पे देख लीजिए। एन से होता है नासा, आई से होगा इंडिया, एस से होगा सिंथेटिक, ए से होगा अपर्चर और आर से होगा रडार, ठीक है। ये निसार का फुल फॉर्म है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। हो सकता है अगले एग्जाम में निसार का फुल फॉर्म ही पूछ लिया आपसे, इनमें से पूछ देगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऐसे आपका वहाँ प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगर निसार सैटेलाइट की बात करें तो ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के LEO में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह के यहाँ पे स्टेशन होते हैं, एक LEO होता है, एक MEO होता है, एक GEO होता है, ठीक है। तो जो LEO है यानी कि इसे लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, इस ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है, जो पृथ्वी से बहुत ही करीब होता है। ओके, बहुत ही करीब होता है, ताकि करीब इसलिए होता है कि ये पृथ्वी का कई राउंड मार सके, ठीक है, जिससे कि जल्दी जल्दी कई राउंड मार सके। तो यानी कि पृथ्वी पर जो भी गतिविधि हो रही है, चेंजिंग हो रहा है, उसको इस निसार उपग्रह के द्वारा पता लगाया जाएगा जल्दी। जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बर्फ का पिघलना आदि जो घटनाएं हैं, ठीक है, उनको इस उपग्रह से पता लगाया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको LEO में बहुत ही करीब यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। एक होता है मीओ जिसे कहते हैं MEO यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सबसे दूर होता है। यहाँ पे जो सैटेलाइट स्थापित की जाती हैं वो एक पृथ्वी के एक हिस्से पर फोकस कर दी जाती हैं और ये पृथ्वी के साथ ही घूमता रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी राउंड मारेगी ये स्टेशनरी मतलब जियो स्टेशनरी है यानी कि स्थित रहता है ये, ठीक है, पृथ्वी के साथ ही ये घूमता रहता है। तो ये रहा निसार के बारे में। और मैं जाते जाते एक प्रश्न आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आप वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जवाब मैं कल दूंगा, आज नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको पता चले तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं तो मैं इसका जवाब आपको कल दे दूंगा। प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित कर रहा है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, आप इसमें से क्या सही जवाब है आप इसको बताएंगे, मैं इसका जवाब कल के वीडियो में दूंगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद।